नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से स्थायी बंदोबस्त के बारे में जाना था। आज हम लोग इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग भू राजस्व व्यवस्था में रैयतवाड़ी व्यवस्था को जानेंगे। तो आप सब हेडिंग डाल लीजिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने स्थायी बंदोबस्त वाला वीडियो नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है। आप वहां से जाकर उसको जरूर देखें, जिससे कि रैयतवाड़ी और सुस्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी में क्या अंतर है। फिर अगले आने वाले वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है महलवाड़ी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो तीनों जो व्यवस्था रही है भू राजस्व की, तीनों बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो आप सब आज हम लोग पढ़ेंगे रैयतवाड़ी। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि स्थायी बंदोबस्त क्या था। तो स्थायी बंदोबस्त में सबसे पहले गवर्नर होता था, या कह सकते हो कंपनी होती थी, और उसके बाद में बीच में जमींदार होता था और फिर किसान होता था। इस तरीके से उनसे राजस्व लिया जाता था और उसकी शुरुआत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। अब लेकिन रैयतवाड़ी में क्या अंतर है उसको समझते हैं। देखो, स्थायी बंदोबस्त में क्या था, कंपनी थी, उसके बाद में जमींदार था और इसके बाद में किसान था। ये था स्थायी बंदोबस्त। क्या था? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त। परंतु रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था? रैयतवाड़ी में कंपनी थी और कंपनी सीधे संपर्क रखती थी किसानों से। अब जो जमींदार थे उनको हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से जब स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ाया था तो हमने बताया था कि कंपनी जो है जमींदार को ठेका दे देती थी कि आप जो है हमको इतना राजस्व एकत्रित करके देंगे, और उसमें से भी 1/11वां भाग किसको मिलता था? जमींदार को मिलता था। परंतु यहाँ पे जमींदार इतने ज्यादा भ्रष्ट हो गए थे, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है किसानों से ले लेते थे। रखी गई थी 1/10 और पता चला 1/11 और ले रहे हैं 1/20। तो कहने का तात्पर्य है बहुत ज्यादा लूटपाट कर रहे थे यहाँ पे जमींदार। तो कंपनी को लगा कि ऐसे तो जैसे एक मिनट मान लीजिए आप कि आपके पास कोई मुर्गी है और अंडा देती है। आप पता चला आप दे मुर्गी पे इतना ज्यादा लोड रख दिया कि वो अंडा दे, एक दिन क्या हो जाएगा? मुर्गी मर जाएगी। तो इसी तरीके से अगर जमींदार लगातार किसानों से ज्यादा राजस्व लेंगे तो फिर किसानों की दयनीय दशा हो जाएगी। तो कंपनी ने सोचा कि हम क्या करते हैं, जमींदार को हटा देते हैं बीच से, हम सीधे संपर्क रखेंगे किसानों से। तो इसमें यही जो है प्रथा क्या कहलाई? रैयतवाड़ी प्रथा। आप जानते हैं। देखो, मैंने स्थायी बंदोबस्त में बताया था कि 19% भूभाग पर क्या शुरू की गई थी? स्थायी बंदोबस्त। और किधर? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, उधर क्षेत्र में, और कह सकते हो बनारस या वाराणसी वाले क्षेत्र में क्या शुरू की गई थी? स्थायी बंदोबस्त। और रैयतवाड़ी की बात करें तो ये कहां शुरू की गई? स्थान की बात करें तो मद्रास, बंबई और असम, इन क्षेत्रों में क्या शुरू किया गया? रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई। कितने भूभाग पर? भूभाग प्रतिशत की बात करें तो 51%। आगे हम लोग बताएं जनक किसे कहा जाता है। पहले इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको लिख लेते हैं। जनक कैप्टन रीड और मुनरो हेक्टर, इनको जो है क्या बोला जाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक बोला जाता है। इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था?
गवर्नर की बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स ने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। अब बात आती है कि जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है सबसे पहले किस स्थान पे शुरू की गई थी। तो सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू की गई, तो हम बताएंगे बारामहल। बारामहल में जो है ये व्यवस्था शुरू की गई थी। क्या था, आप सभी को पता है कि एक युद्ध हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध पता है आप सभी को किस किस के मध्य में हुआ था, तो अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य में जो हुआ था। और इसमें टीपू सुल्तान पराजित हुआ था और उसको 1/8 या कह सकते हो 1/2 या आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था। और इसमें भी अंग्रेजों ने क्या किया था, बारामहल, डिंडीगुल, कुर्क, ये वाले क्षेत्र जो है कौन लिए थे, अंग्रेजों ने लिया था। और इसमें भी सबसे पहले उन्होंने कहां पे शुरू किया, बारामहल में इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके अलावा क्या बिंदु बन सकते हैं। ये तो हो गया कि 51%। अगला पॉइंट 1820 में यह जो है मद्रास में भी शुरू किया गया। कहां पे, मद्रास में। इसके पहले अगर सबसे पहले बात कर लें तो 1792 में शुरू किया गया था। कहां पे, बारामहल में। और किसके द्वारा, कर्नल रीड के द्वारा। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसको प्रयोग के आधार पे प्रयोग किया था कि क्या रैयतवाड़ी व्यवस्था सही रहेगी। क्योंकि इधर इन्होंने सबसे उसके पहले जो है स्थायी बंदोबस्त शुरू किया है उस क्षेत्र में। तो ये लोग जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था छोटे क्षेत्र में पहले लागू की थी, बारामहल में। और उन्हें लगा कि हाँ, अगर हम सीधे किसानों से संपर्क रखेंगे तो हमें इसमें प्रॉफिट है। इसलिए जो है फिर इसको जो है विस्तृत रूप से 1820 में पूरे क्षेत्रों में लागू कर दिया जाता है। समय आता है 1835 का, और यहाँ पे बंबई में भी इसको लागू कर दिया जाता है। श्रेय किससे दिया जाता है, पूछा जाएगा। अहम भूमिका किसकी रही रैयतवाड़ी व्यवस्था में, तो अहम भूमिका तो 2 नाम याद रखना है, एल्फिंस्टन और चैपलिन। इन 2 व्यक्तियों को प्रमुख भूमिका की श्रेणी में रखा जाता है कि इन 2 व्यक्तियों की प्रमुख भूमिका रही है रैयतवाड़ी व्यवस्था में। अब क्या था, इसमें दर कितनी रखी गई थी, तो दर रखी गई थी 1/3। और जैसे कि आप सब जानते थे कि स्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक कौन होता था, तो भूमि का मालिक होता था जमींदार। और इस व्यवस्था में, रैयतवाड़ी व्यवस्था में, भूमि का जो मालिक होगा, भूमि का मालिक, वह किसे बनाया गया, तो हम कहेंगे भूमि का मालिक बनाया गया था किसान को। अब बात आती है, क्या ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये सफल रही या विफल रही, तो विफल रही। यह व्यवस्था कैसी रही, विफल रही। क्यों, क्योंकि इधर अब जो है कंपनी का सीधे संपर्क हो गया है किसानों से, और लगातार उनसे जो है क्या ले रहे हैं, राजस्व ले रहे हैं 1/3। अब क्या है, किसान पता चला, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का पूरा अनाज हुआ, और उसमें से अगर हम बात करें 33% कौन ले रहा है, किसान ले रहे हैं। अब जितना शेष बचा, भाई कितना बचा, अगर हम इधर बात करें 33 तो लगभग में 66 पॉइंट कुछ बचा, तो 66% किसान का बचा है। इसमें में उसको जितना इसमें खर्च लगा है खेती करने में वो निकालेगा, परिवार चलाएगा, तो कहाँ से चल पाएगा। फिर इसको अगले साल भी इसी 66 रुपये में खेत को अपना बोना है। तो धीरे धीरे जो किसान थे इससे भी कंगाल होते गए, गरीब होते गए। तो इन किसानों ने क्या किया, साहूकारों की मदद लेना शुरू किया। कंपनी का साथ न लेके किसका मदद लेना शुरू किया, साहूकारों का। साहूकार क्या करते थे, इनको पैसे दे देते थे किसानों को, और किसान फिर अपनी खेती करता था।
कभी कभी कि साहूकारों को अगर पैसा नहीं दे पाता था तो साहूकार उनकी जमीन ले लेते थे। तो कंपनी के ना चाहते हुए भी बिचौलिया बीच में आ गया, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के बीच में जमींदार था, यहाँ पे कंपनी के बीच में कोई नहीं था, फिर भी यहाँ पे कौन आ गए हैं, साहूकार आ गए हैं। अब भैया साहूकार ना चाहते हुए भी आ गए हैं, तो इसके चलते ये भी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये भी असफल रही। क्यों? किसानों का डायरेक्ट संपर्क जो है कंपनी से नहीं है, किधर है, साहूकारों से है। तो साहूकार और किसानों का संबंध बन गया, तो इधर जो कंपनी को जितना राजस्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो ये वाली व्यवस्था भी असफल रही। तो इसको एक बार फिर दोहरा देते हैं और उसके बाद में ये रैयतवाड़ी व्यवस्था आपका समाप्त हो जाएगा। मैंने बताया कि स्थायी बंदोबस्त में क्या होगा। स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो कंपनी थी, फिर जमींदार होता था, फिर किसान होता था, कुल जो है 19% भाग पे रहती थी। लेकिन रैयतवाड़ी में उसका उल्टा इन्होंने किया, इन्होंने कंपनी रखा और किसान रखा, बीच में जो जमींदार था उसको हटा दिया और कुल जो है 51% भूभाग पर शुरू किया। कहाँ पे? मद्रास, बंबई, असम। इसके जनक की बात की जाएगी तो कैप्टन रीड को और मुनरो हेक्टर को कहा जाता है। इस समय जो गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स था। सबसे पहले 12 महल कहाँ पे? मद्रास वाले क्षेत्र में कर्नल रीड के द्वारा शुरू किया गया। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि 12 महल अंग्रेजों को कैसे मिला था, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस समय। अगर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो वही लगभग में 1790 से 92 के बीच में हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। उसमें जो है अंग्रेज जीते थे और टीपू सुल्तान हार गया था। तो टीपू सुल्तान को मजबूरी में अपना आधा राज्य देना पड़ा था और आधे राज्य में फिर अंग्रेजों ने भाई उधर जो है क्या बोला जा सकता है, मराठा भी अंग्रेजों के साथ में थे, निजाम भी थे। हमने जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया। उसमें मैंने बताया था कि अंग्रेजों ने बाना महल और डिंडीगुल, कुर्ग और मालाबार ये वाले क्षेत्र जो है अंग्रेज ले लिए थे और उधर जो मराठा थे कड़प्पा वाला क्षेत्र, धारवाड़ वाला क्षेत्र, निजाम कड़प्पा वाला क्षेत्र, कड़प्पा से करनूल आपने पढ़ा था, तो वो क्षेत्र ले लिए थे। तो सबसे पहले जो इधर कब्जा इन्होंने 12 महल पे किया है, यहीं पे शुरू किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। फिर 1820 में इन्होंने मद्रास में लागू किया, 1835 में बम्बई में लागू किया और इसमें सबसे प्रमुख भूमिका किसकी रही? एल्फिंस्टन और चैपलिन की रही। और इसमें एक पॉइंट और याद रखना है कि भूमि का मालिक कौन होता था? किसान। क्यों? क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक कौन होता था? जमींदार होता था और जमींदार जब चाहता था तो किसान से भूमि ले लेते था। और एक व्यवस्था भी था सूर्यास्त नियम, उसमें जमींदार को भी हटा दिया जाता था। तो जमींदार ज़्यादातर अपना प्रभाव अंग्रेजों पर रखता था कि समय पर टैक्स जमा हो या कर जमा हो। तो इस तरीके से ये आपका स्थायी बंदोबस्त रहा है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। यदि आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था समझ में आई है तो लाइक जरूर वीडियो को करें और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।